नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और दोस्तों, आज का अपना जो टॉपिक है वरिष्ठ अध्यापक मुख्य परीक्षा जो आपकी हो रही है, यानी कि सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम होने जा रहा है सितंबर के अंदर है। तो उस एग्जाम के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चे कंटिन्यू जो भी वीडियो डाल रहे थे, हमें एक मैसेज कर रहे थे कि महत्वपूर्ण जो पर्यावरणीय समस्याएं, पर्यावरण जो मुद्दे हैं, उनके क्लास स्टार्ट कीजिए। दोस्तों, काफी लंबा मैटर है और इसको हमने 2 पार्ट में कराने का प्रयास किया है। सारे अप टू डेट जितने भी जो अगले सेशन में पार्ट 2 में क्या कराऊंगा कि क्लाइमेट चेंजेस को लेकर के जितनी भी जो समितियां बनाई गई है, जितने भी जो सम्मेलन हुए हैं, जितनी जो थीम वगैरह जो दिवस वगैरह है, उनका जो आयोजन किया गया है, उनकी थीम क्या रखी गई है, कौन कौन से सम्मेलन हुए हैं क्लाइमेट चेंजेस के, वो सारे पढ़ेंगे। पार्ट 2 के अंदर है। मुझे लगता है पार्ट 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट फर्स्ट में प्रश्न भी आएगा तो हो सकता है आप कर भी दो, बेसिक प्रश्न रहेगा नॉर्मली। पर दोस्तों, क्या होते हैं, उनका कारण क्या है, उनके निवारण क्या है, क्या क्या उनके हार्मफुल इफेक्ट पड़ते हैं मानव शरीर के ऊपर है। इसके अलावा दूसरा जो पार्ट आपका इसके बाद हम डालेंगे वो भी इंपॉर्टेंट साबित होगा आपका सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए। वहां से प्रश्न आपके आने भी बहुत चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन है और जो साथी नए हैं वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। भाई, आपका छोटा सा एक सहयोग मांग रहे हैं, आपका सहयोग बस साथ बना रहे, हम और आगे जाएंगे। चलिए बात करेंगे पर्यावरण जो प्रदूषक हैं वो क्या होते हैं। मैं सबसे पहले बात करूंगा पर्यावरण जो प्रदूषक हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे पर्यावरण प्रदूषक क्या है, इसके कारण क्या क्या है, उसके इफेक्ट क्या पड़ते हैं मानव बॉडी के ऊपर है, अन्य या वातावरण के ऊपर है, और उनके बचने के लिए क्या उनके लिए उपाय किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्रदूषकों की प्रकृति के आधार पर प्रदूषक के प्रकार कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले प्रदूषक के प्रकार कौन कौन से हैं, तो उसमें हम देखेंगे तो एक तरह का जल प्रदूषण है, एक तो पढ़ेंगे जल प्रदूषण है, ये आ जाएगा। एक आ जाएगा ध्वनि प्रदूषण है, नेक्स्ट वायु प्रदूषण है, भूमि प्रदूषण है, समुद्री प्रदूषण है, और तापीय प्रदूषण है, और विकिरण प्रदूषण है। तो ये सारे क्या है प्रदूषण के टाइप आ जाएंगे कि प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले उसके अंदर है कौन सा, जल प्रदूषण है। तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे जल प्रदूषण के बारे में कि जल प्रदूषण क्या है, क्यों फैलता है, क्या उसके इफेक्ट पड़ेंगे। जल प्रदूषण के कारण है शहरी जो अपवाह है, सीवरेज का पानी है। मेनली तो हम देखते हैं कि शहर का जो गंदा पानी होता है, सीवरेज का पानी है, उसकी वजह से जल प्रदूषण हो रहा है। और साथ साथ में जो औद्योगिक जो अपशिष्ट होते हैं, जो केमिकल फैक्ट्रियां वगैरह होती है, उनके जो केमिकल वगैरह है वो बहती नदी में डाल देते हैं, उसकी वजह से प्रदूषण फैल रहे हैं। जैसे मैं बात करूंगा राजस्थान की जो नदी है, बांडी नदी है, उसको राजस्थान की रासायनिक नदी भी कहते हैं। लूनी नदी है, वो भी क्या है प्रदूषित होती जा रही है, रंगाई छपाई के केमिकल की वजह से है। तो औद्योगिक जो अपशिष्ट है, जैसे भारत की मैं बात करूंगा तो भारत में यमुना जो नदी है, कानपुर शहर के चमड़ा परिशोधन में प्रयुक्त जल के कारण है प्रदूषित हो रही है। तो चमड़ा की जो प्लांट फैक्ट्रियां वगैरह है, उनके जो केमिकल वगैरह भी है, तो इसमें डाल देने से यमुना नदी भी क्या है प्रदूषित हो रही है। तो इसमें क्या है औद्योगिक अपशिष्ट भी आ जाएंगे हैं। कृषि के जो अपशिष्ट हैं, यानी कि खेतीबाड़ी में हम करते हैं तो जो भी यूरिया जो खाद वगैरह होती है, स्प्रे वगैरह जो करते हैं, तो उनकी वजह से भी क्या है नदी नाले है वो प्रदूषित हो जा रहे हैं। खनिजों का जो तेल है और नगरों का जो विकास है, नगरीकरण बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से भी क्या है जल प्रदूषण का एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है। अब हम बात करेंगे उससे जल प्रदूषण के इफेक्ट कौन कौन से हैं, मानव शरीर को होने वाले विभिन्न रोग कौन कौन से हैं जल प्रदूषण की वजह से हैं। तो सबसे पहले मानव बॉडी के अंदर है 80% कह सकते हैं साइंस की भाषा में, उससे भी ज्यादा क्या जल होता है। तो मेनली जो शरीर के जो रोग होते हैं मेनली जल प्रदूषण की वजह से ही फैलते हैं। और आर्सेनिक, ब्लैक फुट और त्वचा का जो कैंसर रोग होना, पारा मीनमाता का जो रोग होना है वो इसकी वजह से भी है। फ्लोराइड की अधिकता से, यानी कि फ्लोराइड की अधिकता से है कुब्बड़ या दंत क्षरण या फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। जैसे राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में दोस्तों जायल से लेकर के पुष्कर तक है, जायल से लेकर के पुष्कर तक है जो जल है, उसमें क्या है जो जल है उसमें 10 ppm की मात्रा भी अधिक है। उस जल का लंबे टाइम तक सेवन करने से है मनुष्य का शरीर है कुब्बड़ा हो जाता है, उसको होंच बेल्ट भी कहते हैं। तो इससे क्या कुब्बड़ के रोग भी हो जाते हैं, फ्लोराइड की वजह से है। या इसके अलावा नाइट्रेट ब्लू बेबी सिंड्रोम विकार भी होता है, कैडमियम या इटाई रोग हो जाता है। अन्य जो रोग कौन कौन से हैं, हेजा भी हो जाता है, पीलिया भी है, गंदे पानी की वजह से हो जाता है, पेट के रोग भी हो जाते हैं, पेट के अंदर अपच रहती है, पेट दर्द रहता है, इसमें है क्रैम्प आते रहते हैं, वो भी इसकी वजह से है। और इसके अलावा जीवाणु एवं विषाणु से दूषित वो जो रोग हैं वो जल के द्वारा भी फैल जाते हैं। और अब बात करेंगे जल प्रदूषण को क्या क्या ऐसे उपाय है जो जल प्रदूषण को रोकने का महत्वपूर्ण फैक्टर बन सकते हैं।
तो जल मल निस्तारण के लिए सीवर शोधन संयंत्रों की स्थापना करना, औद्योगिक अपशिष्ट युक्त जल को उपचारित करके पुनः उपयोग करना है। जैसे कई बार कहते हैं कि उद्योगों का जो अपशिष्ट जल होता है उस जल को उपचारित कर सकते हैं, उसको आप बॉईल कर सकते हैं, उसको ठंडा करके फिर आप इसका यूज करोगे तो उसके क्या है, जो हार्मफुल जो केमिकल वगैरह हैं जो है वो हट जाते हैं। और रासायनिक जो कृषि की जगह जैविक खेती अपनानी चाहिए। तो वर्तमान में बढ़ावा दिया जा रहा है जैविक कृषि को, और देश का पहला जैविक कृषि वाला जो स्टेट है वो कौन सा है, सिक्किम है। राजस्थान का पहला जैविक कृषि वाला जो जिला है तो वो कौन सा है, डूंगरपुर है दोस्तों। आगे बात करेंगे, नदियों और झीलों में मृत पशुओं के शव और अन्य अपशिष्ट डालने पर रोक लगनी चाहिए। भारत सरकार ने गंगा नदी को स्वच्छ करने के उद्देश्य से 5 जून 2014 को नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो नमामि जो गंगे कार्यक्रम भारत सरकार ने चलाया, कब चलाया है, 5 जून 2014 को चलाया है। और इसके तहत है 7 जुलाई 2016 को 300 नमामि गंगे प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। इसमें राजस्थान की चंबल नदी को भी शामिल किया गया। अब बात करेंगे, दूसरा पढ़ेंगे वो कौन सा है, ध्वनि प्रदूषण है। दोस्तों ध्वनि प्रदूषण की बात करेंगे तो इसमें क्या है, ध्वनि की जो तीव्रता मापन की सामान्य इकाई डेसिबल से होती है। ध्वनि की जो तीव्रता है उसको किससे मापते हैं, उसको हम डेसिबल से मापते हैं। और हम कुछ बात करेंगे डेसिबल के बारे में, कौन कौन से क्षेत्र की डेसिबल कितनी कितनी होती है, कई बार उनके प्रश्न बन जाते हैं। जो एरिया बिल्कुल शांत एरिया है तो उसकी कितनी होती है, 30 डेसिबल होती है। शांत एरिया की कितनी है, 30 डेसिबल है। जैसे अब मैं पढ़ा रहा हूं आपको तो यहां पे मान के चलो लगभग है 30 डेसिबल तक ये आ रही है, ये 30 डेसिबल तक है, शांत वातावरण के अंदर है। जब फुसफुसाहट करते हैं तो उसके अंदर है 45 से 50 डेसिबल की अवधि है। सामान्य जो बातचीत करते हैं तो 55 से लेकर के 60 डेसिबल है। और मेनली अब थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ता है तो वो है लाउड स्पीकर है। लाउड स्पीकर कितने, 70 डेसिबल है। औद्योगिक जो क्षेत्र है, फैक्ट्री प्लांट है, वहां पे कितने, 90 डेसिबल है। जेट जो इंजन निकलते हैं उनकी कितनी है, 110 डेसिबल है। और बंदूक की जो गोली है उसकी कितनी होती है, 165 डेसिबल होती है। और अब बात करेंगे सामान्यतः 80 डेसिबल से अधिक की सभी ध्वनियों ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आती है। और 120 डेसिबल से अधिक ऊपर कान के पर्दे फटना और 150 डेसिबल से अधिक ऊपर की ध्वनि से सामान्यतः मौत भी संभव है। अब देखो ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव क्या पड़ते हैं। इससे मानव मस्तिष्क पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, मनुष्य इरिटेट होने लगता है, मेंटली प्रॉब्लम भी आती है, उसके कार्य क्षमता में कमी आने लगती है, मनुष्य में चिड़चिड़ापन आ जाता है, बहरापन भी हो जाता है। उस ध्वनि से व्यक्ति के स्थायी रूप से विकरालता भी आती है, सुनने की शक्ति भी कमजोर होती पड़ती है, मनुष्य की जो एकाग्रता है उसमें भी कमी आती है, और पाचन संबंधी हृदय संबंधी रोग भी हो जाते हैं, और इवन गर्भपात तक भी हो जाते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं राजस्थान की एक तोप है जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है, वो कौन सी, जैव बाण तोप है। तो उसका सिर्फ एक बार यूज हुआ था, इतनी भयंकर चली थी कि एक उसका गोला जयपुर से दागा चाकसू में जाके गिरा, तो करीबन 34 किलोमीटर है। और उसकी गर्जना इतनी तेज थी कि उससे महिलाओं के, पशुओं के गर्भपात हो गए थे। उसके बाद उसका कभी प्रयोग नहीं किया। तो उच्च ध्वनि की वजह से भी यह तक संभव है। आगे है, अगला पढ़ेंगे कौन सा है, वायु प्रदूषण है। तो वायुमंडल में विद्यमान सभी गैसों का एक निश्चित अनुपात होता है। जैसे नाइट्रोजन कितनी, 78.8 है, हर एक अनुपात पढ़ेंगे है। ऑक्सीजन कितनी, 20.4 है। ऑर्गेनिक कितनी, 0.93 है। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 0.03% है। और अन्य कितनी है, 0.02% है। तो वायु प्रदूषण के कारण क्या है, एक तो पढ़ेंगे कृत्रिम कारण है, जैसे ज्वालामुखी का निकलना, तूफान का आना, अग्नियों का लगना, धूल भरी आंधियों का चलना, ये तो क्या है, कृत्रिम कारण है। और अब पढ़ेंगे प्राकृतिक जो कारण है जो व्यक्तियों के द्वारा किए जाते हैं। जैसे परिवहन के साधनों से हो गया, सिगरेट धूम्रपान पीने से हो गया, रसायनों का उपयोग करने से हो गया, उद्योगों का हो गया, घरों का जो ईंधन है उससे हो गया, रेडियोधर्मी पदार्थ है उनसे हो गया। और प्रभाव क्या है, मानव स्वास्थ्य, जीव जंतुओं, कीट व वनस्पतियों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है भाई। ओजोन क्षरण जो ग्रीन हाउस में वृद्धि होती है एवं जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती है इसे। नेक्स्ट है, शहरों में कोहरापन होता है। जैसे हम कई बार देखते हैं कि शहरों के अंदर है, जैसे दिल्ली वगैरह शहरों में जहाँ पे क्या औद्योगिक अपशिष्ट ज्यादा होते हैं, यहाँ पे परिवहन संसाधन भी ज्यादा है, मनुष्य की डेंसिटी भी वहाँ पे ज्यादा है, तो वहाँ पे फोग टाइप रहता है, बिल्कुल वहाँ पे वायु प्रदूषित हो जाती है। पराली होती है उसकी वजह से भी है, पराली की वजह से भी होता है बहुत ज्यादा ये। औद्योगिक प्रदूषण से जहरीला कोहरा छा जाता है। लाइकन सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के प्रति संवेदी होता है, तो लाइकन SO2 प्रदूषण के प्रति संवेदी होता है। वायु प्रदूषण से मानव को होने वाले रोग कौन कौन से हैं,
तो सिलिका से सिलिकोसिस रोग हो जाता है। जो लोग क्या है जैसे मार्बल खनन में फैक्ट्री में काम करते हैं तो मार्बल से पत्थरों से उनके जो डस्ट से उनमें सिलिकोसिस रोग भी होता है। राजस्थान सरकार ने सिलिकोसिस पॉलिसी भी जारी की थी। कोयले के कणों से ब्लैक लंग रोग हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में O3 वहन की क्षमता में कमी आ जाना है। नाभिकीय विकिरण त्वचा अस्थि मज्जा अनुवांशिक रोग हो जाते हैं और NO2 आंखों में इससे क्या जाती है जलन रहती है, इससे आंखों में जलन रहती है। पैराबैंगनी जो विकिरण है, मोतियाबिंद है, कैंसर इत्यादि रोग इससे वजह से हो जाते हैं। आगे पढ़ेंगे भूमि प्रदूषण है। प्राकृतिक एवं मानवीय क्रियाओं से मिट्टी की गुणवत्ता में ह्रास को भूमि प्रदूषण कहते हैं। कारण कौन कौन से भाई इसके? तो प्रदूषित जल से, औद्योगिक अपशिष्ट, खनन क्रियाओं से हो जाता है, नगरों एवं महानगरों से निकलने वाले अपशिष्ट से हैं, मृदा अपरदन अम्ल वर्षा से भी हो जाता है, सड़कों के निर्माण शहरीकरण के बढ़ने की वजह से भी क्या है भूमि का प्रदूषण होता है, और रासायनिक जो खाद के प्रयोग से हैं, जो केमिकल यूज करते हैं, रासायनिक खाद है, ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कम करती है और उसमें है अन्य मिट्टी का ह्रास करती है। कीटनाशकों के प्रयोग से उसकी उर्वर क्षमता कम हो जाती है, उससे केमिकल इफेक्ट ज्यादा करते हैं। भूमिगत जल में अधिक लवणता से अत्यधिक सिंचाई करते हैं, उसकी वजह से भी है। रासायनिक पदार्थों के उपयोग से पंजाब राज्य की मिट्टी सर्वाधिक प्रदूषित है, वहां पे केमिकल बहुत ज्यादा यूज होते हैं। उसके भूमि प्रदूषण के प्रभाव क्या है? इससे मिट्टी की जो उर्वरता है वो तो कम हो ही जाती है। मृदा प्रदूषण, अन्य पर्यावरण प्रदूषण, इसके साथ साथ अन्य जो पर्यावरण प्रदूषक है उसको भी जन्म देती है। भू निम्नीकरण है, मृदा अपरदन, जल क्रांता, लवणता, भूक्षारिता आदि सभी से भू निम्नीकरण की होता है। जैसे मिट्टी का कटाव हो जाना है, भूमि क्षरने लगती है, या लवणता की वजह से है भू निम्नीकरण होती है, जो कि प्राकृतिक एवं मानवीय कारणों से भी हो जाती है भाई। और स्थानांतरित खेती, रोपण खेती, छरित वन है, छरित चारागाह तथा खनन व औद्योगिक वन क्षेत्र आदि से भी भू निम्नीकरण होता है। और ये साथियों करंट की जो अर्धवार्षिक अंक है जिसमें जनवरी से लेकर जून 2025 तक आपका सार संग्रह मेटर इसमें उपलब्ध करवाया गया है। आगे समुद्री प्रदूषण है, तो मानव के द्वारा समुद्र में हानिकारक पदार्थ जैसे प्लास्टिक है, औद्योगिक एवं कृषि अपशिष्ट है, तेल एवं रासायनिक पदार्थों के निक्षमण से समुद्र के जल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, समुद्री प्रदूषण कहलाता है। कारण क्या है? सीवरेज के द्वारा है, कृषि अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट हो गया, समुद्रों में तेल पेट्रोलियम के रिसाव की वजह से भी है, भारी जो धातुएं हैं रेडियो एक्टिव अपशिष्ट की डंपिंग से भी हो जाता है, समुद्री क्षेत्र में खनन करने से भी वहां पे अपशिष्ट हो गया है, और अम्ल वर्षा से, वायु प्रदूषण से भी क्या समुद्री प्रदूषण होता है। प्रभाव क्या है? सागरीय जीवों के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, जो सागर के अंदर जीव रहते हैं, व्हेल मछलियां अन्य भी है उनके अंदर है। प्रबल परिविरंजन का प्रभाव है, जल में ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है, खाद्य श्रृंखला भी प्रदूषित हो जाती है, इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। रेडियो एक्टिव जो प्रदूषक है, रेडियो एक्टिव पदार्थों के विकिरणों से बनने वाला प्रदूषक क्या कहलाता है? रेडियो एक्टिव प्रदूषक कहलाता है। कारण क्या क्या है देखिए इसका। रेडियो एक्टिव के स्रोत हैं प्राकृतिक कौन से हैं? जैसे सोलर विकिरण हो गया, कॉस्मिक विकिरण हो गया, चट्टानों की मिट्टी से, ये सारे नेचर के या प्रकृति कारणों में आते हैं। जबकि सोर्स, मानव के निर्मित सोर्स कौन कौन से रेडियो एक्टिव में, मानव के सोर्स कौन कौन से हैं? तो नैदानिक जो चिकित्सा के प्रणालियां जो आजकल टेक्निक चल रही है उससे भी इनके सोर्स हैं। नाभिकीय जो टेस्टिंग की जाती है वो भी इसका एक सोर्स है हो गया। नाभिकीय रिएक्टरों से भी है, यूरेनियम के खनन से भी हो जाता है, नाभिकीय विखंडन हथियारों की वजह से भी क्या है रेडियो एक्टिव के सोर्स जो कि मानव जनित में आते हैं। आगे हम बात करेंगे इसके प्रभाव क्या है। मानव के शरीर के ऊतक और अंगों के ऊपर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है भाई, और आनुवंशिक गुणों के ऊपर नेगेटिव प्रभाव से आनुवंशिक रोगों में वृद्धि होती जा रही है, इसकी वजह से है। पादप और जंतुओं के विकास के ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट होता जा रहा है, नेचुरल जो विकास नहीं हो पा रहा है इसके अंदर है। जलीय मृदा परिस्थिति तंत्र के ऊपर भी नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करेंगे ठोस अपशिष्ट प्रदूषक है। ठोस अपशिष्ट के प्रकार कौन कौन से दोस्तों? इसके हम पढ़ेंगे, एक तो आएगा खनन अपशिष्ट, एक औद्योगिक अपशिष्ट, एक कृषि अपशिष्ट, एक नगर पालिका अपशिष्ट, और एक कौन सा है? चिकित्सक अपशिष्ट है। प्रभाव क्या है? कैंसर है, मस्तिष्क संबंधी रोग है, हवा के माध्यम से मानव शरीर के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, जल के बहाव को रोकता है तो जल प्रदूषण है, जन्म के समय कम वजन के बच्चे हो जाते हैं, जन्मजात उनमें विकृति आ जाती है, ये भी इफेक्ट है। प्रदूषण संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियां कौन कौन से जो प्रदूषण से जुड़ी हुई है ये भी देख लीजिए, इसके प्रश्न बन जाते हैं। हम बात करेंगे सुपोषण क्या है। सुपोषण है उर्वरक, घरेलू अपशिष्ट,
शहरी सीवरेज व औद्योगिक कचरे से नाइट्रोजन फास्फेट की बहुलता वाले पोषक तत्वों के मिलने से तालाब, झील और अन्य जलीय निकाय में बहुत तेजी मात्रा में पोषक तत्वों में वृद्धि हो जाती है, जिसे क्या बोल देते हैं, सुपोषण भी कहा जाता है। और यह एक जलीय प्रदूषण है जिससे जल में शैवाल और जलीय खरपतवार में वृद्धि हो जाती है तथा ऑक्सीजन की कमी होने से जलीय जीव जैसे कि मछली मरने लगती हैं, ऑक्सीजन की कमी होने से है। और इससे साफ पानी एक बदबूदार जल निकाय में बदल जाता है भाई, और जिससे पोलियो रोग हो गया, पेचिस हो गया, डायरिया, हैजा जैसे रोग होने की संभावना भी बढ़ जाती है। अब इसके जैव उपचार पढ़ेंगे। है जैव उपचार क्या है? सूक्ष्म जीवों के उपयोग के द्वारा तेल, विलायकों, कीटनाशकों के दूषित जल को साफ करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जैव उपचार कहलाती है। नेक्स्ट है सुपर बग। क्या है भाई? देखो सुपर बग आनंद मोहन चक्रवर्ती के द्वारा खोजा गया सुडोमोनास पुटिंडा जीवाणु है जिसे सुपर बग कहते हैं। खोज किसने की है? आनंद मोहन चक्रवर्ती के द्वारा है। और यह 3/4 तेल प्रदूषण का नियंत्रण किया जा सकता है। अपशिष्ट प्रबंधन में SR थ्योरी क्या है? तो देखो भाई इसमें 5R है, यानी कि हम पढ़ेंगे रिड्यूस न्यूनीकरण है, रीयूज पुनः उपयोग करना है, रीपर्पज है इसका पुनः प्रयोजन होना है, एक क्या रिसाइकल है पुनर्चक्रण है, और एक क्या रिफ्यूज है कि मना करना है। इसको SR थ्योरी कहते हैं, 5R थ्योरी होगी। BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD है जैव ऑक्सीजन मांग किसे कहते हैं? देखो सुनिए, जैव ऑक्सीजन मांग यानी BOD क्या है? तो जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों में, जल में जो कार्बनिक पदार्थ जो उपस्थित होते हैं उनको क्या है? जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा क्या कहलाएगी? BOD कहलाएगी। और BOD के द्वारा जल प्रदूषण का मापन होता है। तो BOD के द्वारा जल प्रदूषण का मापन होता है। BOD की मात्रा में वृद्धि होना जल प्रदूषण का सूचक होती है। तो BOD की मात्रा में बढ़ेगी तो जल प्रदूषण का सूचक होगी। BOD के द्वारा जल प्रदूषण का मापन किया जाता है। नेक्स्ट है COD यानी कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसको बोलते हैं COD, रासायनिक ऑक्सीजन मांग है। जल में ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थों घुलनशील और अघुलनशील के ऑक्सीजनकरण के लिए आवश्यक होती है। और ये क्या कहलाती है दोस्तों? ये COD कहलाती है। COD के द्वारा भी जल प्रदूषण का मापन होता है, BOD के द्वारा भी जल प्रदूषण का मापन होता है। COD में वृद्धि होना जल प्रदूषण का सूचक है, BOD में वृद्धि होना जल प्रदूषण का सूचक है भाई। नेक्स्ट है DO डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन यानी कि घुलित जो ऑक्सीजन है। ये देखिए क्या है? जल में घुलित ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक होती है उसे क्या बोलते हैं? DO कहते हैं। जल में इसकी मात्रा में वृद्धि जल की गुणवत्ता का सूचक होती है। अब देखो DO की जो मात्रा में वृद्धि होगी ना वो जल की गुणवत्ता में होगी, जबकि COD और BOD है जल की, हम बात करेंगे प्रदूषण की मापक होती है, उसमें क्या है? जल प्रदूषण का सूचक होता है। लेकिन DO क्या है? जल की गुणवत्ता का सूचक है। जल की DO में वृद्धि जल की गुणवत्ता का सूचक है। जल में 8.0 mg से कम मात्रा में DO होने पर जल प्रदूषण कहलाता है। तो ये प्रश्न भी आ सकता है कि जल प्रदूषण कहलाता है मात्रा क्या रहेगी? 8.0 mg से भी कम होना है। और अब पढ़ेंगे अम्लीय वर्षा क्या है? अम्लीय वर्षा देखो साथियों, उद्योगों की विभिन्न उत्पादन क्रियाओं से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, वायुमंडल में जल वाष्प तथा बारिश के पानी से ये मिलकर के अम्लीय अवस्था में यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल की अवस्था में आ जाते हैं। और वर्षा के जल में अम्लों की बड़ी मात्रा उपस्थिति को क्या बोलेंगे? अम्लीय वर्षा कहेंगे भाई। सामान्यतः अम्लीय वर्षा के जल का pH मान कितना होता है? 5.6 से 2.5 के मध्य होता है। 5.6 से होता है, 5.6 के बीच होता है, 5.6 से लेकर 2.5 के बीच होता है अम्लीय वर्षा का pH मान। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। अम्लीय वर्षा के कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, NO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और मीथेन है। उपयुक्त गैसें वर्षा के जल में मिलकर के उसको अम्लीय बना देती है। तो अम्लीय वर्षा के जो गैसें हैं, अम्लीय वर्षा के उत्तरदायी जो गैसें हैं, तो गैसों का भी देख लेना। और अम्लीय वर्षा का pH मान देख लेना कितना है? 5.6 से लेकर के 2.5 के बिटवीन होता है। नेक्स्ट है सामान्यतः वातावरण में अम्लता H2SO4 जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल है, 60% से लेकर 90% तक अम्लता इसी के कारण होती है, H2SO4 के कारण होती है। और HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, 30% से लेकर के 40% तक अम्लता इसी के कारण होती है। अम्लीय वर्षा का प्रभाव मिट्टी पे क्या पड़ेगा? तो मिट्टी में जो खनिज व पोषक तत्व है वो नष्ट होने लगते हैं, उनकी उत्पादकता में कमी आ जाती है। जल स्रोतों पे क्या है? जल झील की नदी की अम्लता बढ़ जाने से उनका जैविक समुदाय वो खत्म होता जाता है। वनस्पति के ऊपर है मृदा जल की अम्लता की वजह से पादप जंतु जगत में जैविक क्रियाओं के अवनयन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा।
भवनों की बात करेंगे तो स्टोन कैंसर है, मार्बल कैंसर है, संक्षारण के कारण है, क्षति संगमरमर व पत्थर विशेष रूप से होते हैं। और मानव के ऊपर है, श्वसन है, त्वचा और आंखों में जलन इत्यादि रोग होने लगते हैं। हेलिसिंकी प्रोटोकॉल क्या है दोस्तों? 1985 में अम्ल वर्षा के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी जो गैस है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक समझौता किया गया था। और वह कौन सा समझौता है? हेलिसिंकी प्रोटोकॉल है, जो कि 1985 के अंदर है किया गया था। ओजोन का क्षरण क्या है? ओजोन गैस एक अस्थिर गैस है जिसका एक तरफ निर्माण तथा दूसरी तरफ विघटन का काम होता है। यह निरंतर होने वाली एक सामान्य घटना है जो हानिकारक नहीं है, परंतु मानवीय हस्तक्षेप के कारण कुछ उत्सर्जक गैसें हेलोजन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, मिथाइल क्लोरोफ्लोरोकार्बन, टेट्राक्लोराइड है आदि के कारण है ओजोन के निर्माण की तुलना में विघटन अधिक होने लगता है, जो कि क्या है? हानिकारक है। नेक्स्ट है, हम बात करेंगे ओजोन परत की उपयोगिता क्या है। ओजोन परत पृथ्वी के लिए रक्षा कवच का काम करेगी। तो ओजोन परत है पृथ्वी के लिए रक्षा परत का ये काम करती है। ओजोन परत है जो यूवी अल्ट्रावायलेट जो किरणें आती है उनसे हमको डायरेक्ट है बचाती है। ओजोन परत है, ओजोन परत में क्षरण है, ओजोन परत में ऑक्सीजन गैस को सांद्रता में कमी के कारण है विशाल क्षेत्र में ओजोन रहित छोटे छोटे छिद्र बन गए हैं, जिनकी वजह से ओजोन परत का जो क्षरण कहलाता है। और यह घटना ध्रुवीय क्षेत्रों यानी कि अंटार्कटिक महाद्वीप, समताप मंडल व बसंत ऋतु में अधिक पाई जाती है, जिसमें क्या है, उसमें ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर है, इसमें वृद्धि हो जाती है। ओजोन गैस मापने की इकाई क्या? डोप्सन है। ओजोन गैस को मापने की इकाई पूछ सकते हैं तो डोप्सन है, और एक डोप्सन में 0.01 mm होते हैं। ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या है? ओजोन परत के क्षरण होने का मुख्य कारण है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और अन्य कारण कौन कौन से? हेलोन से है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, मिथाइल ब्रोमाइड भी है, लेकिन मेनली जो कारण है वो CFC ही आएगा। आगे बात करेंगे, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन H2C है, हाइड्रोजन ऑक्साइड H2 है, हाइड्रोजन गैस H2 है, क्लोरीन है, मोनोऑक्साइड है, ये सारे इसके इफेक्ट पड़ेंगे हैं। ओजोन परत के क्षरण के क्या प्रभाव पड़ते हैं? तो त्वचा कैंसर में वृद्धि होती है, मोतियाबिंद अन्य नेत्र दोष हो जाते हैं, प्रतिरक्षा जो इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ने लगता है, सनबर्न हो जाती है, त्वचा जलती है, मानव का मानसिक व शारीरिक विकास अपशिष्ट होता है, जीवों का आनुवंशिक जो पदार्थ है DNA भी इससे प्रभावित होने लगता है भाई। और इसके बाद हम पढ़ेंगे ओजोन परत क्षरण नियंत्रण के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयास किया क्या है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो ओजोन परत क्षरण की जानकारी सबसे पहले 1970 के दशक में हुई थी। 1970 में पहली जानकारी हो गई थी, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण 1985 में जोसेफ फरमन के नेतृत्व में ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वेक्षण दल ने प्रस्तुत किया। वियना कन्वेंशन है ओजोन परत की सुरक्षा हेतु विश्व स्तर पर वियना कन्वेंशन 1985 में किया गया, और यह पहला प्रयास था। 1988 से कार्य अवधि में आया तथा 2009 में सार्वभौमिक सत्यापन प्राप्त करने वाला पहला कन्वेंशन बन गया था। वो कौन सा है? वियना कन्वेंशन है। तो ये अच्छा प्रश्न है, मुझे लगता है यहां से आपका प्रश्न बन सकता है। वियना कन्वेंशन है जो कि 2009 में सार्वभौमिक सत्यापन प्राप्त करने वाला पहला कन्वेंशन बन गया था। वो कौन सा है? वियना कन्वेंशन, जो 1970 में आया था, लेकिन 1985 में इसका सबसे पहले वैश्विक स्तर के ऊपर है ये किया गया। प्रथम जो प्रयास था 1985 के अंदर है, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे इसकी जो पहचान हो गई थी ना, वो 1970 में हो गई थी। और अब आगे इसके बाद हम बात करेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है 1987 में, यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो कि ओजोन परत क्षरण हेतु जिम्मेदार पदार्थों के उत्पादन व उपभोग में कमी लाने के लिए 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया, और 1 जनवरी 1989 से यह प्रभावी हो गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 से है। इसमें CFC के उत्पादन व उपभोग पर प्रतिबंध लगाया गया। 16 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस घोषित किया। इंटरनेशनल ओजोन जो दिवस है वो घोषित किया गया है। इंटरनेशनल ओजोन दिवस घोषित किया गया है, वो कब? 16 सितंबर को घोषित किया गया है। किगाली समझौता कब किया गया? 2016 के अंदर है। 2016 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन किया गया। रवांडा के किगाली में HFC हाइड्रोफ्लोरिक कार्बन श्रेणी के ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने के लिए एक सफल समझौता हुआ था, और यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में शामिल ओजोन परत क्षरण में जिम्मेदार गैसों में संशोधन करके ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैसों को शामिल किया है। ओजोन
क्षरण कारण गैसों के उत्सर्जन करने वाले सोर्स कौन से हैं? जैसे एसी हो गया, फ्रीज हो गया, प्रशीतक हो गया, सोपों की जो फोम हो गई, प्लास्टिक फोम हो गई, एरोसोल स्प्रे हो गया, जेट वायुयान हो गया, ये सारे के सारे क्या है, ओजोन क्षरण के कारक गैसों के उत्सर्जन करने वाले सोर्स हैं, जो कि उत्सर्जन करने वाले सोर्स ओजोन क्षरण के अंदर मेनली फैक्टर में आते हैं। ये पार्ट फर्स्ट था, लेकिन पार्ट टू इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि सारे अप टू डेट जो समितियां, सम्मेलन है, थीम है, दिवस है, उसके अंदर हम करवा देंगे। मेनली वहां से प्रश्न आपका करंट का बन सकता है, तो हम पार्ट टू लेके आएंगे, उसका वेट करना। बहुत शानदार क्लास मिलेगी आपको, यहां से आपका उम्मीद है 1 या 2 प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। थैंक यू।